चलिए दोस्तों देखते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्रोमेटिड्स क्या होता है कि ये हमारा मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए का सिस्टम था। क्योंकि क्रोमोसोम के फॉर्म में हमारे सिस्टम में एक्यूमुलेट हो चुका है, जो कि मेटाफेजिक कंडीशंस में आ जाने के बाद ये एक्यूमुलेट हो गया था और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाएगा। एक ही क्रोमोसोम जो है हमारे पास, ठीक है, उसके जो दो डीएनए जो जुड़े हुए हैं, मुझे डीएनए तो नहीं बोलना चाहिए बट अभी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूं। तो ये जो क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मान लो ये हमारा डीएनए 1 है और डीएनए 1 पे ये जो क्रोमोसोम है उसके ये जो सिस्टम है जिसपे ये दोनों डीएनए कंडेंस्ड हुए थे मेटाफेज 1 में, तो उसके बाद ये जो स्ट्रैंड बन के सामने उभर के आए थे ना, तो उसके एक ही डीएनए में दो क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड नंबर 1, क्रोमेटिड नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को समझते हुए इस बात को हम लोगों को बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स आर द क्रोमेटिड्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्रोमेटिड्स present on the same chromosome। ठीक है, तो ये कंडीशंस होता है। अब साइंटिस्ट लोगों ने बताया, हमारे बात पे डिस्कशन पे हम लोगों ने आगे बढ़ा और अपने बात को समझाने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने ये बोला कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला गया, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। तो एक नया अब टॉपिक हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, उसको हम लोग जो क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होंगे वही हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाने जाएंगे। जैसे अब मैं आपको समझाना चाहूंगा डायग्रामेट्रिकली। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं और इस सिस्टम में हमारे पास उसके ये क्रोमेटिड्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए होना भी जरूरी है कि कुछ क्वेश्चंस तो हम इस बात पे भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं कि हमें टर्म्स ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो हमें टर्म्स ही नहीं पता होता है जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें टर्म्स ही समझना होता है। तो चलिए हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं और दो क्रोमोसोम्स को हम लोग नंबर करते हैं। ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 2 है और इसके क्रोमेटिड्स हैं 1, 2 और इसको मान लेते हैं 3 और 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन है। तो 1 और 2 जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, फिर 3 और 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स है। बट वहीं पे अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो उसमें 1 और 3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 1 और 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, फिर 2 और 3 इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और देखिए तो 2 और 4 इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो है आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये है आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में। ठीक है, बट एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 जो मैंने बोला ना, तो ये दोनों के दोनों आपस में होमोलोगस होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस होने चाहिए। मीन्स आप सिस्टर क्रोमेटिड्स या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, ये इस बात पे हम लोग डिसाइड करते हैं
कि हमारा क्रोमोसोम जो है, दो क्रोमोसोम के बीच में जब हम लोग डिसाइड करना शुरू करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो होता है ना, वो हमारे सिस्टम में होमोलोगस क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में इसको ये करते हैं। तो हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर ऐसे लिखे, टू क्रोमैटिड्स of two different chromosomes present on homologous chromosome, ये ध्यान रखिएगा, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर लिख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि मदर की तरफ से मान लीजिए आपके पास क्रोमोसोम 1 आया है और फादर की भी तरफ से क्रोमोसोम 1 आया है, तो इनके बीच में ही हम लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में बात करेंगे। और सिस्टर क्रोमैटिड्स तो हम लोग एक ही क्रोमोसोम पे डिस्कस करते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो कि फादर की तरफ से आया है मान लीजिए, और इस कंडीशंस में एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही है जो कि मदर की तरफ से आया है। तो इसको अगर डबलिंग करते हैं 1, 3 and 4, तो इस कंडीशन में 1 and 3 जो है वो नॉन होमोलोगस सिस्टर मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये 2 and 4 भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग इस बात पे अपने बात को एक वैलिडेट कर सकते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे हम लोग बढ़े। तो बेसिकली क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोसोम, है ना, विद रेस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम को फर्दर 2 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, है ना। इसको हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है होमोजाइगस कंडीशन, एंड सेकंड होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन है और हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये कंडीशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि होमोजाइगस कंडीशन किसको कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन किसको कहते हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशन किसको होता है। होमोजाइगस कंडीशन में जैसे मान लीजिए हमने 2 क्रोमोसोम हम लोगों ने दिया था, इस कंडीशंस में ये 2 क्रोमोसोम हमारे पास है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, बट ये मदर की तरफ से और ये फादर की तरफ से, और सेम लोकस पे हमारे सिस्टम पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मदर की तरफ से कैपिटल ए आया हुआ है और फादर की तरफ से स्मॉल ए आया हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कैसे बताएंगे, जरा देखिए। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन जो होता है ना, वैसे कंडीशन जीन के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पे कैपिटल ए साथ में रहे, ठीक है, या फिर स्मॉल ए साथ में रहे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है फॉर द होमोलोगस क्रोमोसोम। बट वहीं पे हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है कि 2 जीन जो है 2 क्रोमोसोम के बीच में, तो उसमें एक पे कैपिटल ए रहे और दूसरे में स्मॉल ए रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो
मेरे अंदाज से आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि क्रोमोसोम के कंडीशन पे, जीन के कंडीशन पे हम लोग क्रोमोसोम को दो पार्ट में, होमोलोगस क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, कि अगर मदर और फादर की तरफ से जो जीन्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो कैपिटल ए ही है, तो वो होगा कंडीशन किसका, होमोजाइगस कंडीशन फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम। और वहीं पे अगर मदर और फादर के बीच में कैपिटल ए स्मॉल ए का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो हमारे नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में अगर मतलब आने की मतलब आ रहा है, और तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं आपको ये बताता है किसी ने इंडिविजुअल्स में, अगर वो कैपिटल ए स्मॉल ए का इंडिविजुअल कंडीशन अगर दिख रहा है, तो वो हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, वो हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए दोस्तों, ये बात तो हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली हम लोग जब भी कोई इवेंट में जाते हैं तो या इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन जाइगस एंड जाइगोट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगस एंड जाइगोट। तो जाइगस क्या कहना है, मान लीजिए मैं अपने ही इंडिविजुअल एग्जांपल देता हूं। माय सेल अगर है हमारे पास, है सेल है हमारे पास, और उसके पास जीन जो है, मान लीजिए उसके पास जीन का जो कंडीशन है वो कैपिटल ए स्मॉल ए का कंडीशन है, तो एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम, है ना, अगर हम बोले तो एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम और सेल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कंडीशन क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे मैंने इसके लिए बताया था ना, इसको हम लोग क्या बनेंगे, होमोजाइगस जाइगस कंडीशन। देखिए यहां पे भी जाइगस और यहां पे भी जाइगस, ठीक है। बट अगर हम अपनी बात, बट मैं क्या हूं, वाइल इस कंडीशन की ही बात मैं बोल रहा हूं आपको, तो आई विल बी अ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, तो हम लोग हेटेरोजाइगोट कंडीशंस होंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा समझने की बात है। और यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो इस होमोजाइगस के कंडीशन में तो सेल के लेवल पे, क्रोमोसोमल सेल के लेवल पे तो हम लोग होमोजाइगस कंडीशन है, बट इसके रिस्पेक्ट में वो इंडिविजुअल जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगोट। ठीक है, तो इंडिविजुअल होमोजाइगोट होगा, और सेल जो होगा वो होमोजाइगस होगा। अगर मेरा सेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए के लेवल पे है, तो क्रोमोसोम जो होगा वो हमारा हेटेरोजाइगस होगा, और सेल जो होगा वो हेटेरोजाइगोट होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलिए दोस्तों, हम लोग, मेरे अंदाज से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो मेरे अंदाज से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है इस बात पे, प्लीज रिप्लाई करें। नहीं। चलिए बेहतर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देख लिया कि हमारा रेस्टिंग फेज में जो कंडीशंस था, रेस्टिंग फेज में जो कंडीशन था सेल का, वो वहां से हमारा सिस्टम आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद बढ़ते 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 हम लोग कहां पे चले आए, है ना। हम लोग इस कंडीशन में इंटर कहां पे चले हैं, हम लोग आते आते हम लोग सिस्टम के अंदर करते करते हम लोग कहां पे चले आए हैं, मेटाफेज में आ चुके हैं। मेटाफेज में आ चुके हैं। तो मेटाफेज 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, चूंकि मेटाफेज 1 के कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि मेटाफेज, प्लीज वीडियो ऑफ कर ले। मेटाफेज 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें इस कंडीशन में, तो
सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए, तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। तो मैं बताना चाह रहा था कि रेस्टिंग फेज के बाद हमारा सेल जो है मेटाफेज 1 तक आ चुका है, और मेटाफेज 1 में हमने ये देखा कि उसका अरेंजमेंट हो चुका था। हमारा जो क्रोमोसोम जो था वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पोजीशन पे आ गया। कैसे आते हैं वो जरा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझे। ये क्रोमोसोम जो है हमारे सिस्टम में होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मदर की तरफ से मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम ये भी 1 है, ये मदर की तरफ से, ये फादर की तरफ से। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मदर लेफ्ट साइड में ही हो और फादर राइट साइड में हो। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम लोग इस चीज को कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 ये फादर की तरफ से इधर है और मदर की तरफ से इधर आ जाएगा। तो ये समझने वाली बात है, ये मदर की तरफ से इधर हो जाएगा, 2 ही होगा। बट मैंडेटरी पार्ट क्या है कि हमारा जो सेल में अरेंजमेंट जो होगा दोस्तों, ठीक है, सेल का जो अरेंजमेंट होगा वो सेल का जो अरेंजमेंट है वो दोनों का दोनों होमोलोगस पेयर ही बनाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये होमोलोगस पेयर ही बनाएगा। क्रोमोसोम नंबर 1 अगर यहाँ पे है तो क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पर भी होगा। क्रोमोसोम 2 अगर यहाँ पे है तो उसके अपोजिट पार्टनर में भी क्रोमोसोम नंबर 3 हो 2 ही होगा। और इस तरह से करते करते क्रोमोसोम नंबर 23 इधर होगा तो क्रोमोसोम नंबर 23 इधर होगा। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में अगर मैं देखूं, मैंने बताया था इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2n कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस कंडीशन में, क्योंकि एस फेज के बाद यहां पे आ चुके हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे सिस्टम में कितना हो जाएंगे, सॉरी 46 होंगे इस कंडीशन में। और डीएनए कितने होंगे भैया हमारे पास, डीएनए हो जाएंगे 96, ठीक है। एस फेज के बाद आ जाने के बाद 2 डीएनए से एक क्रोमोसोम बन रहा है, तो देखिए जस्ट हाफ है ये 46 जो है जस्ट हाफ है। ये 96 कैसे है, 46 इंटू 2, ये वाला कंडीशन था, क्लियर है ना। अब ये वाला कंडीशन होगा। अब इसके बाद मेटाफेज 1 के बाद अब नेक्स्ट स्टेज आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है ना इसमें मूवमेंट सेपरेशन होना शुरू हो जाता है इस कंडीशन में। तो कहेंगे इसमें सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें स्टार्ट हो जाता है और 2 सेल्स बन जाते हैं इस कंडीशंस में। सेल्स इसमें बन जाते हैं हमारे कंडीशंस में, 2 सेल्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 2 सेल बन जाएंगे इस कंडीशंस में। और 2 सेल्स में क्या होगा कि हमारे सिस्टम में ये हमारा डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्रोमोसोम था हमारे पास, वैसे क्रोमोसोम यहाँ पे पूरे के पूरे 23 होंगे, तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया। और इस तरह से करते करते क्रोमोसोम नंबर 23 यहाँ पे होंगे, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशंस में इसका अपोजिट पार्टनर यहाँ पे अगर होगा तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे होगा। इस कंडीशंस में इसके भी अपोजिट पार्टनर यहाँ पे होंगे, तो क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ पे होंगे। बस कोशिश ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मदर का आया हुआ है तो यहाँ पे फादर वाला आया होगा, यहाँ पे अगर फादर वाला क्रोमोसोम नंबर 2 आया होगा तो हो सकता है ये मदर वाला यहाँ पे आ गया हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 अलग अलग सेल बनेंगे। अब जरा क्वेश्चन कैसा बनता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पे अटेंशन। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे बताइए नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए अभी भी यहाँ पे 46 है। जो मेटाफेज वाले कंडीशन में दोस्तों देखो, मैं पहले वाले स्लाइड में दिखाता हूँ, ये मेटाफेज 1 वाले कंडीशन में नंबर ऑफ डीएनए कितने थे 96, बट इसमें देखो नंबर ऑफ डीएनए कितने हो गए 46, क्योंकि ये अब सेपरेट आउट हो गया ना, सेपरेशन शुरू हो गया ना, सेपरेशन हो गया तो आधे एक सेल में आ गए और दूसरे आधे दूसरे सेल में आ गया। अगर नॉर्मल कंडीशन में एनाफेज ऑपरेट हो रहा है तो दूसरे सेल में भी नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे, इसमें भी 46 होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम तो घट गया, अब 23 ही बचेंगे इसमें। इसमें भी डीएनए अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें भी 23 ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
ठीक है। यस सर। तो ये कंडीशंस होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, हमने ये देखा कि एक चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे सीके चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है कौन? एनाफेज। एनाफेज एनाफेज एक चेक पॉइंट है। एनाफेज से पहले और एनाफेज के बाद, आप यहाँ पे एनाफेज 1 है तो एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 से पहले सारे के सारे सेल 2n कंडीशन थे। और यहाँ पर ये भी कंडीशन देखिए, मेटाफेज के कंडीशन में हमारा सेल 2n कंडीशन था, 46 था नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 96 था नंबर ऑफ डीएनए। बट एनाफेज के कंडीशंस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा पे अटेंशन। तो यहाँ पे ये अब कंडीशन n हो गया, नंबर ऑफ डीएनए 46 हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो गया, यहां पर भी n कंडीशन हो गया। तो दोस्तों एनाफेज से पहले, बिफोर एनाफेज और आफ्टर एनाफेज, यहां पे ये 2n कंडीशन, फिर ये 2n कंडीशन था, और नंबर ऑफ डीएनए कितना था दोस्तों? 96 था, और क्रोमोसोम कितना था हमारे पास? 46 था। बट एनाफेज के बाद ये कंडीशन कन्वर्ट हो गया और ये आ गया एन कंडीशन में। नंबर ऑफ डीएनए कितने हो गए? तो 42, सॉरी यहाँ तो 92 होना चाहिए, 96 के, यहाँ 46 हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 23 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो ये एक चेक पॉइंट है, आपको एकदम ध्यान में रखना होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब चलो इस बात को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, तो अब 2 सेल हमारे पास आ गए, ये एन कंडीशन, एनाफेज के बाद एन कंडीशन। डीएनए हमारे पास कितने आ गए इस कंडीशन में बताइए? हमारे पास वहां पे 96 था, तो यहाँ पे कितने हो गए एनाफेज के बाद? 23। यहाँ पर भी डीएनए कितने आ गए? 23। इस कंडीशन में यहाँ देखें तो क्रोमोसोम हमारे पास कितने आ गए इस कंडीशन में? मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? 46 डीएनए हो जाएगा। यस सर। 46 क्रोमोसोम 23 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम जाएगा 23 हो गया। ये कंडीशन हो गया, क्लियर? अब क्या है, ये एनाफेज के बाद सिस्टम जो होगा वो इंटर करेगा टीलोफेज 1 पे। टीलोफेज 1 पे इंटर करेगा, टीलोफेज 1 पे इंटर करेगा। टीलोफेज 1 में भी कंडीशन वही रहती है, इसमें भी एन कंडीशन रहता है, 23 क्रोमोसोम रहते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। और टीलोफेज 1 के बाद ये सिस्टम इंटर करेगा प्रोफेज 2 में इंटर करेगा। और प्रोफेज 2 में भी ये कंडीशन एन ही रहता है, 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं इस कंडीशन में। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज की अगर हम लोग बात करें, मेटाफेज 2 की बात करें, तो इसमें भी कंडीशन एन ही रहता है, 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मेटाफेज 2 को पढ़ते हैं। मेटाफेज 2 की बात अगर हम लोग देखें तो मेटाफेज 2 कहता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो फिर इसमें अरेंज होते हैं। मेटाफेज 1 की बात अगर करें, याद करो मैंने आपको बताया था, मेटाफेज 1 में देखो ये सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हुए थे ना, 1 लाइन में अरेंज हो गए थे। ठीक उसी तरीके से ये मेटाफेज 2 में भी ऑल क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल will be arranged along a line। अब यहाँ पे कंडीशन तो हमारा यही है ना, 23 क्रोमोसोम एंड एन कंडीशन, ये ध्यान में रखिएगा आप इस कंडीशन में। तो चलो ये एक सेल बन गया हमारे पास कंडीशन में, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे है, ये क्रोमोसोम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये भी क्रोमोसोम का एक नया स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे इसको स्पिंडल फाइबर इसको कवर किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये 2 सेल तो हमारे पास आ रहे हैं ना, ऐसा तो 2 कंडीशन था ना, 2 सेल बन गया ना था, 23 क्रोमोसोम एंड एन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन 23 क्रोमोसोम एंड 46 डीएनए।
और n कंडीशन। फिर दूसरा सेल भी हमारे पास कंडीशंस में यहाँ पे बन गया, यहाँ पे ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, यहाँ पे ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, n कंडीशन 46 डीएनए, ये कंडीशन है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा बन गया। फिर इसके बाद सिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा और आगे के बाद बढ़ने के बाद अब एनाफेज फिर आ गया, एनाफेज 2 आ गया हमारे पास, एनाफेज 2 आ गया। अब एनाफेज, जैसे एनाफेज 1 में सेपरेशन होता था उसी तरीके से एनाफेज 1 में भी 2 में भी सेपरेशन होगा। सो नाउ हियर we will see the separation again। अब ये कैसा होगा, जैसे हमारे पास ये सेंट्रोमियर, तो इस कंडीशंस में इसको वो सेपरेट आउट करेगा, है ना। ये कंडीशन मेटाफेज में जिस तरीके से स्पिंडल फाइबर से अटैच था, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। तो सेम कंडीशन होने के बाद, चूंकि हमारे पास 2 सेल थे ना, अभी शुरू वाले कंडीशन में हम लोगों ने देखा ना 2 सेल थे ना हमारे पास, ये स्पिंडल फाइबर इसको कट किए हुए, ये इसको स्पिंडल फाइबर अटैच किए हुए, यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाला कंडीशन इस तरह से कट गया। तो अब सेपरेशन होगा, तो सेपरेशन होने के बाद फिर से यहाँ पे ये क्रोमोसोम अब डिवाइड होके, दोस्तों मैं अब नया टर्म यूज करने वाला, पुराना वही टर्म, नया टर्म नहीं होगा, अब डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर से वो डीएनए बनना शुरू हो जाएगा, ये 4 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं? ये अब डीएनए फिर बन गया, जहां से हम लोगों ने शुरू। और ये किस तरह का काम कर रहा है भैया, क्योंकि मेल को हम लोगों ने कंसिडर किया था ना, तो ये स्पर्म की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ का कंडीशन क्या है, 23 डीएनए है इसके पास। अब डीएनए मैं क्रोमोसोम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और दूसरा एन कंडीशन, इसमें भी 23 डीएनए है, और एन कंडीशन इसमें भी 23 डीएनए है, और एन कंडीशन इसमें भी 23 डीएनए है, और एन कंडीशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास। तो अब जरा फील करें कि हमारे मेल के अंदर, मेल सेल के अंदर जर्म सेल्स हम लोगों ने कंसिडर किया था, और जर्म सेल्स में जर्म सेल को फर्दर जब डिप्लॉयड कंडीशन में था, 2n कंडीशन में था वो, तो वो डिवाइड होते होते G1, फिर प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज, और उसके बाद फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ऐसे करते करते आगे बढ़ते गया, और फाइनली वो एन कंडीशन में ही आ गया। देखो एन कंडीशन हमारे पास सिस्टम आ गया, और 23 डीएनए का। अब यही मैं बताना चाहूंगा, यही स्पर्म जो 23 डीएनए को कैप्चर किए हुए है, वो एग के साथ, है ना, एग के साथ, ठीक है, मैच करेगा। और यहाँ पर भी वही कंडीशन, इसमें भी 23 डीएनए ही होगा ना, और एन कंडीशन होगा, और ये दोनों जैसे ही इसमें फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद फिर 46 डीएनए और 2n कंडीशन इसमें बन जाएगा, और ये रेस्टिंग फेज में रहेगा, रेस्टिंग फेज में रहेगा, और ये इंडिविजुअल का कंडीशन बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक मैं आपको बता के आज के सेशन का छोड़ रहा हूं। एक टर्म है जिसको कहते हैं सी वैल्यू डीएनए, सी वैल्यू ऑफ डीएनए। दोस्तों ये सारा वीडियो आप लोगों को आपके YouTube पे अवेलेबल मिलेगा, लास्ट 2 क्लासेस के भी आपको मिल गए होंगे, और ये भी क्लास का आज रात तक आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, क्योंकि हम सभी ने, आपने भी अपना समय दिया और मैंने भी अपना समय दिया इसमें, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि इस बात को अच्छे से समझाने का, तो वहां पे जरूर उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें उसे, ठीक है। चलिए एक सी वैल्यू ऑफ डीएनए मैं बताने की कोशिश करो। सी वैल्यू ऑफ डीएनए क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि सी जो होता है ना, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पिकोग्राम।
पिकोग्राम, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 ग्राम। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 10⁻⁻15 केजी। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन वन गैमेट ऑफ एनी स्पीसीज known as 1C। ठीक है, ये कंडीशन होता है। चलिए मैं इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और अच्छे से पढ़ाई करें और इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।